जय स्काई के सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ब्यावर में जन्मे और ब्यावर में अपनी प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद मेडिकल कॉलेज की स्टडी करके कार्डियोलॉजिस्ट बनने वाले और एशिया में बहुत ऊंचा नाम कमाने वाले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भारत रावत आज ब्यावर में हैं। भारत रावत वो हस्ती है जिन्होंने कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत लंबा चौड़ा मुकाम हासिल किया। करीब 15 देशों में, अमेरिका, इजराइल, जापान, सिंगापुर, इजराइल, इन सभी में 15 देशों में आपने अपने कार्डियोलॉजी के रिसर्च पेपर पढ़े। आपके पास अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की फेलोशिप भी है और इसके अलावा आपने बहुत सारे सम्मान और कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप ब्यावर आए हुए हैं और जे स्काई के माध्यम से हम ब्यावर शहर के दर्शकों को हार्ट के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब ब्यावर के इस जे स्काई चैनल में, जो अपने शहर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है और बहुत हमारे दर्शकों की ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पोर्टेंस वाला टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिल का ये टॉपिक है जिसके ऊपर सब लोगों की रुचि है। मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि दिल के बारे में बहुत तरह की धारणाएं हैं। लोग कहते हैं कि मैंने उसको दिल दे दिया, मैंने उसका दिल ले लिया, मेरा दिल धड़क रहा है, या मेरा दिल टूट गया है, या मेरा दिल रूठ गया है, या वो मेरे दिल में रहता है, मैं उसके दिल में रहता हूँ, ये वगैरह वगैरह। और लोग कई तरह से दिल को परिभाषित करते हैं। आजकल लव में हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस तरह साइन बना करके बताते हैं दिल का। कोई कहते हैं दिल पान के आकार का है, कोई कहता है दिल क्या है, दिल क्या है। तो हम आखिर जानना चाहते हैं कि दिल है क्या। देखिए रामप्रसाद जी, कैसा है कि ये दिल वो दिल अलग अलग हैं। हम जिस दिल की बात करते हैं वो एक हमारे शरीर का एक अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो कि एक मस्कुलर पंप है और ये हमारे छाती के बीच में थोड़ा सा बाईं और ज़्यादा होता है और इसका निरंतर धड़कना काम है और शुद्ध ब्लड को, खून को वो हमारे पूरे शरीर के अंदर प्रवाह करता है और दिल की मजबूती, दिल का अच्छा स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। दिल का स्वस्थ रहना तो निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल शरीर का वो अंग है जो जब तक धड़कता है, चलता है, तो हम लोग जिंदा रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये दिल जो इतना मेहनती है, ये दिल जो इतना इमोशनल है, ये दिल जो बहुत सारी दुनियादारी को अपने साथ झेल कर चलता है, फिर इतनी हिम्मत वाला दिल अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान दिल का मरीज हो जाता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। मुझे लगता है कि अगर हम दिल को सिर्फ अपना ही काम करने के लिए छोड़ देते तो शायद वो इतनी जल्दी थकता नहीं। समस्या ये होती है जब हम उसी दिल से, जिसका काम सिर्फ धड़कना था और ब्लड का प्रवाह करना था, पंप करना था, उसके अलावा भी इसको बहुत काम दे देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत तरीके की चीज़ों में फंस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा लेते हैं जो हमारे दिल के लिए ठीक नहीं है, अपनी जीवन शैली ख़राब कर देते हैं। जब इतना सारा लोड हम अपने दिल पे डाल देते हैं तो हमारा दिल ख़राब हो जाता है। तो दिल ख़राब हो जाता है तो डॉक्टर साहब ये कैसे पता चले कि अब हमारा दिल बीमार हो गया या बीमारी की तरफ बढ़ रहा है? ऐसे क्या लक्षण हैं जिनसे पता चल जाए कि आदमी का दिल अब ठीक नहीं है? देखिए, प्रायः लक्षण क्या होते हैं कि छाती का दुखना, छाती की धड़कन ख़राब होना या सांस फूलना, इन तरह के लक्षण होते हैं प्रायः, कि जिससे ऐसा लगता है कि शायद दिल का रोग होने की संभावना है। डॉक्टर साहब, जो दिल के मरीज़ इस तरह कई बताते हैं कि मेरा सांस फूल रहा है, या मेरे सीने में जलन हो रही है, या दिल मेरा जो है कम धड़क रहा है या ज़्यादा धड़क रहा है, धड़कनें बढ़ गई है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो हम कैसे समझें कि ये वास्तव में दिल की ही प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये सभी दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से हमें मानना पड़ेगा कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं, कई बार पेशेंट्स भ्रमित हो जाते हैं और कई बार डॉक्टर्स भी भ्रमित हो जाते हैं कि ये गैस है कि हार्ट का प्रॉब्लम है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये समझना है कि जब छाती के किसी एक कोने में अगर आपको लगे कि बस हाँ यहीं पे दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब थोड़ा नीचे ऊपर, हाँ बस इसी पॉइंट पे दर्द हो रहा है,
अगर ऐसी कोई संभावना है तो ये दिल का दर्द कभी नहीं है। अच्छा। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक उंगली से आप किसी जगह को इंगित कर सकते हैं कि मेरा पेन यहाँ पर स्थित है, तो ये कभी भी हार्ट का पेन नहीं होता है। नहीं होता। तो दिल का पेन अगर किसी को होगा, हार्ट का पेन होगा, तो सामान्य तरह पेशेंट जो है वो इस तरह से आके कहता है कि डॉक्टर साहब यहाँ कहीं है। कभी कभी वो बाईं तरफ, दाईं तरफ, नाभि के ऊपर कहीं पे भी, और नीचे वाले जबड़ों से किसी भी जगह पे हो सकता है। लेकिन प्राय ये कब होता है? जब आप चल रहे होते हैं। तो आप ये भी कहते हैं पेशेंट्स कि डॉक्टर साहब हम बैठे हैं, आराम से बैठे हैं तो हम सब ठीक है, लेकिन जब हम चल रहे हैं और तेज़ चल रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो कभी कभी कुछ भारी लगता है या गले में दर्द होने लग जाता है, और थोड़ी देर बैठता हूँ फिर ठीक हो जाता हूँ। तो इसको अंजाइना कहते हैं। ये दिल का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। अच्छा। और इस तरह के पेशेंट्स को तुरंत ही अपना आगे कुछ उपचार कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो हार्ट अटैक का पेशेंट होता है, जिसको हम हृदयघात कहते हैं, हृदयघात का पेशेंट तो उसको तो बैठे बैठे ही बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, पसीने आ सकते हैं, कई बार उल्टियाँ होती हैं, कई बार उल्टी जैसा जी उपकाता है, ऐसा लगता है जैसे आपने कहा कि एसिडिटी हो गई है, घबराहट होती है। और अगर ऐसे समय अगर अपने को कुछ डाउट है कि क्या चीज़ है ये, तो उस वक्त पता लगाने का सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी जो तरीका है वो है कि आप घर के नज़दीक जाइए और किसी जगह जहाँ पर ईसीजी की सुविधा है, एक अपना ईसीजी करा लीजिए। ईसीजी करने से ये हृदयघात है कि नहीं है तुरंत पता पड़ जाता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहब कि जब कोई इंसान चलता है और चलते हुए अगर उसको चलते चलते दर्द होने लगे या उसका सांस भरने लगे तो माना जाए कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और बैठे बैठे अगर अचानक ये दर्द होने लगे तो क्या माने? तो आप ईसीजी कराएं उस वक्त। ईसीजी कराएं। अगर उस वक्त ईसीजी सामान्य है, हाँ। इसका मतलब अगर छाती में जब दर्द हो रहा है और उस वक्त ईसीजी सामान्य है तो 100 में से 90% लोगों को हार्ट अटैक नहीं है। नहीं। हाँ। तो क्योंकि क्या है कि जो बैठे बैठे दर्द होता है दिल के रोगियों को, वो तो फिर हार्ट अटैक के वक्त ही होता है। अच्छा। क्योंकि वो तो फिर एक चरम सीमा पे पहुंच गए हैं आप। अच्छा। अब तो आपकी खून की नली जो है वो 99 या 100% बंद हो रही है, इसीलिए बैठे बैठे आपको पेन होने लगा है। और वो पेन साधारण पेन नहीं होता है, वो पेन अनजाना पेन नहीं होता है, वो बड़ा तेज़ पेन होता है और उसके साथ कई दूसरे लक्षण होते हैं जैसे मैंने बताया। और उस वक्त अगर अपन ईसीजी करें तो 10 में से 9 बार ईसीजी में कुछ खराबियाँ दिखती हैं। और अगर ईसीजी पहला ईसीजी नॉर्मल भी हो तो हम आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद दोबारा ईसीजी रिपीट कर सकते हैं और 3-4 घंटे बाद एक ब्लड टेस्ट ले सकते हैं। वो ब्लड से भी पता पड़ जाता है टेस्ट से कि ये हार्ट अटैक था कि नहीं था। डॉक्टर साहब इस विषय पर मैं 1 सेकंड बाद आपसे बात करूंगा कि कई लोग बैठे बैठे मौत के मुंह में चले जाते हैं, अचानक सोए के सोए रह जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता है। रात को आदमी आराम से सोया, फेसबुक चला के सोया और सुबह उठा तो उसका फेस गायब हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि ये जो हृदय रोग है ये हम इन्हीं 10, 20, 30 सालों में ही इतना सुन रहे हैं, इससे पहले हम इतना नहीं सुनते थे। तो आखिर क्या वजह है कि अब हृदय रोगी बढ़ते ही जा रहे हैं? हर इंसान को देखो हृदय रोगी, बच्चे को देखो हृदय रोग, बड़े को देखो हृदय रोग, गाँव में देखो हृदय रोग, शहर में देखो हृदय रोग, स्टूडेंट को हृदय रोग, इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? ये भी आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए क्या है कि जिन देशों में डॉक्टर्स की उतनी कमी नहीं है, प्रशिक्षित डॉक्टर्स की कमी नहीं है, बड़े बड़े अस्पताल हैं, पूरा हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम है, बड़ी सुविधाएं हैं, संपन्नता है, उन सारे विकासशील देशों के अंदर ये सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स जो हैं पिछले 20-30 सालों से कम हो रही हैं। यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, हर जगह ये समस्या जो है वो काफ़ी घट रही है। और अनफॉर्चुनेटली डेवलपिंग कंट्रीज़ जिस तरह से हमारा देश भारत, जहाँ पर हमें ये सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है, जहाँ पे नज़दीक किसी भी अस्पताल में संभव है कि तुरंत हार्ट अटैक के पेशेंट्स को इलाज करने की समुचित सुविधा ना हो। आज की तारीख में मुझे या आपको भी भगवान ना करे अगर हृदयघात हो तो हमें पता नहीं है कि हम किस वक्त किस शहर डॉक्टर से या किसी अस्पताल से कितना दूर होंगे कि हमारा समुचित उपचार हो पाए। और अगर उपचार की सुविधाएं भी हैं तो हमारे पास पैसों की कमी है, साधनों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। तो इस सभी के कारण ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कारण क्या हो सकता है? कारण तो पक्का ही हमारी जीवन शैली है। हमारी ये जीवन शैली जो दौड़ भाग के अंदर जो एक कॉम्पिटिटिव जो हमारा जो जीवन है जो कि बहुत व्यस्त हो गया है, मैं समझता हूँ ये व्यस्त ही नहीं बल्कि अस्त व्यस्त हो गया है। और इस वजह से हमारे सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का समय,
हमारे खाने पीने का टाइम, हमारे को जो एडिक्शंस हो जाते हैं, जो धूम्रपान और जो तंबाकू नहीं खाने से हमको बड़ी टेंशन हो जाती है। लोग बाग सोचते हैं कि अगर मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा तो, या मैं अगर तंबाकू नहीं खाऊँगा तो मेरा दिमाग नहीं काम करता है, या आपको शाम को ड्रिंक्स लेना ही है और आपको खूब खाने की इच्छा होती है। तो ये सभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली के अंग हैं जो कि तनाव की वजह से पैदा होते हैं, और इन वजह से फिर धीरे धीरे हार्ट की डिसीजेस पैदा होती हैं। डॉक्टर साहब, पहले के लोग बाग थे, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, मोटा विचारते थे। लोगों के पास बहुत कम सुविधाएं थी, व्हीकल नहीं थे, पैदल चलते थे, घर में सामान इतना नहीं था, सुविधाएं इतनी नहीं थी, भौतिक संसाधन नहीं थे। आज तो एसी में रहता है आदमी, आराम से घूमता फिरता जाता है, बस में, गाड़ी में, कार में बैठ करके, और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा। फिर इतने रोग क्यों हो रहे हैं उसको, फिर इतना दुखी क्यों हो रहा है वो? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, समस्या ये है कि जितनी भी हमने ये भौतिक सुविधाएं जो आपने गिनाई, जो हमने अपने जीवन में लाई हैं, ये सारी सुविधाएं हम अपनी खुद के दिमाग की, अपने दिमाग या अपने अहम की शांति के लिए लेकर आए। उसमें हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे दिल को क्या चाहिए। दिल को क्या चाहिए, हमने दिल का ख्याल ही नहीं करा। शायद आपके दिल ने ये सब चीज़ें नहीं मांगी थी, ये सब हमारे अहम ने मांगी थी कि मेरे पास एसी होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, घर बड़ा होना चाहिए, और आपको लगा कि शायद इससे आप अपने दिल को भी सुकून दे रहे हो, पर हमें पता है कि हमारे दिल को सिर्फ इससे सुकून नहीं मिला है। पर डॉक्टर साहब, ये दिल मांगे मोर, हाँ, और इस मोर के चक्कर में इतनी सारी चीज़ें हमने अपने आसपास जुटा ली है, उसके बावजूद हमको सुकून नहीं मिला, बल्कि दिल का रोग मिल गया, दिल का रोग पाल लिया हमने। तो मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहा हूँ, और हमारे दर्शकों को भी आप ज़रा इस बात पर प्रकाश डालें कि इस रोग को, जैसे ही इमीडिएट किसी आदमी को दर्द हो गया, अटैक आ गया, या उसने दिल में भारीपन महसूस किया, तो उसको इमीडिएट क्या करना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न किया कुमार साहब। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में या किसी परिवार के या किसी मित्रों में किसी को भी अगर एकाएक 40 साल 45 साल की उम्र का कोई व्यक्ति है जिसको एकाएक छाती में दर्द होने लगा है और पसीना आने लगा है, बेचैनी होने लगी है, जिसका कि और कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो ये शंका हो सकती है कि ये हृदयघात का लक्षण हो। और इस वक्त अगर तुरंत उसको 2 टैबलेट्स एस्प्रिन की, 150 मिलीग्राम की 2 टैबलेट या 300 मिलीग्राम की 1 टैबलेट एस्प्रिन की अगर दी जाए थोड़े मात्रा में पानी के साथ, या तो उसको चबाने के लिए कहें या तो सॉल्युबल एस्प्रिन हो तो घोल के दे दें, और अगर वो ले लें तो हृदयघात से होने की मृत्यु की संभावना 25% कम हो जाती है। अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपको कभी ऐसा डाउट है मन में कि भाई ये शायद हृदयघात का लक्षण हो सकता है, तो 2 टैबलेट एस्प्रिन की उस व्यक्ति को दें और तुरंत ही उसको नज़दीक के किसी अस्पताल में ले जाकर ECG कराएं। अगर ये हृदयघात का वास्तव में लक्षण है तो ये 2 टैबलेट एस्प्रिन या डिस्प्रिन की, जिसको आप सोचते थे कि ये सिर्फ सिरदर्द के लिए काम में ली जाती हैं, ये किसी की जान बचा सकती है। बहुत ही अच्छी बात बता दी आपने डॉक्टर साहब कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, हृदय में दर्द हो, भारीपन महसूस होता हो, तो उसे सिर्फ 2 टैबलेट डिस्प्रिन या एस्प्रिन की पानी में घोलकर लेनी है, और उसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जी हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा कोई इलाज है, कोई खान पान है कि भाई हम जैसे लोग हेल्थ के लिए कहते हैं भाई घी खाओ, तेल खाओ, अच्छी चीज़ खाओ, पौष्टिक खाओ, तो ऐसी क्या चीज़ खाएं हम जो हमारा हृदय प्रफुल्लित रहे, मजबूत रहे, और हमारे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए? लोग कहते हैं गाय का घी खाओ, अच्छा रहता है। देखिए, क्या है कि जो हम कहते हैं वो बेसिकली हमने कहाँ से देखा है, ये हमारे पूर्वजों की तरफ से जो हमारा जो कल्चर है या जो हमारे परिपाटी हमारे घरों में चली आ रही है, हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी, उनके पिताजी क्या खाते पीते थे, हमें लगता है कि शायद वही चीज़ हम भी खाएंगे पिएंगे तो ठीक रहेंगे। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए उस वक्त का हवा पानी और आज का हवा पानी, उस वक्त की जीवन शैली और आज की जीवन शैली में बड़ा चेंज आ चुका है। अब क्या है कि आज की तारीख में जो जानकारी हमें उपलब्ध है, उस जानकारी के हिसाब से अगर हम सब्जियां और फल का सेवन करें अधिक, और मांस और घी और तेल और चीनी की बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें कम,
तो हम पक्का ही अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के दो भेद नहीं है। अब घी की बात जहाँ तक है, थोड़े मात्रा में तो शायद जहर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मेरा ये सोचना है कि सैचुरेटेड फैट घी का हो या किसी और चीज़ का हो, वो सैचुरेटेड फैट हमको बिल्कुल मिनिमम मात्रा में लेना चाहिए। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि घी को अगर आप बिल्कुल स्वाद के हिसाब से या उसकी जो स्मेल आती है, जो उसकी खुशबू है, उसके हिसाब से लेना चाहते हैं तो सिर्फ खुशबू के हिसाब से लें। उसको आप पूरा घी के अंदर डुबो के चीज़ें मत खाएं। डॉक्टर साहब, घर वाले भी कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि घी नहीं खाएंगे तो हमारे गोडे कैसे चलेंगे, हमारे पैर की ये जाम हो जाएंगे, हम लोग चल नहीं पाएंगे, शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, घी नहीं खाओगे तो चलोगे फिरोगे कैसे। तो घी को तो बहुत इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, आप कह रहे हो घी नहीं खाना चाहिए, तो फिर घी का अल्टरनेट क्या हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शरीर को जितनी चिकनाई की आवश्यकता है, आपका जिक्र उसी तरफ है, जितनी चिकनाई की आवश्यकता है उसके लिए वास्तव में हमें बाहर से कुछ खास एक्स्ट्रा चिकनाई की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो घी तो छोड़ दीजिए, तेल भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ। और ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम आपने भी सुना होगा, जो इसी चीज को फैला रहे हैं कि ऑयल फ्री, टोटल ऑयल फ्री, नो फैट, उस तरह का डाइट वो यूज करते हैं और वो खूब चलते हैं और शायद हमसे ज्यादा चलते हैं। तो हमारे जो जॉइंट्स की चिकनाई की जहाँ तक बात है, वो हमारा कुछ वनस्पति ही जो तेल जो होता है, जो चिकनाई होती है, वो तो सामान्य हमारे दैनिक जीवन के जो खाना, जो हम दाल रोटी सब्जी जो खा रहे हैं उसमें भी तेल होता है, वो उसी से पूर्ति हो जाती है। फिर भी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम 10 से 15 ml का तेल प्रतिदिन प्रति व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। तो अगर आपके घर में 4 व्यक्ति खाना खाते हैं तो 1 महीने में 2 लीटर से अधिक तेल का उपयोग आपके घर में नहीं होना चाहिए, और घी का उपयोग तो जहाँ तक हो सके बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तेल यूज़ में लेते हैं तो ये भी कोई कहता है कि फला तेल है जो हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, फला तेल खाओ, सफोला खाओ या कपास का खाओ या सोयाबीन खाओ, तो कौन सा तेल खाना चाहिए जो हार्ट के लिए अच्छा रहे? देखिए, हार्ट को मजबूत बनाने वाला कोई तेल नहीं होता है। अच्छा। ये सब है ना भ्रांतियां हैं जो कि आप टेलीविजन पे और मार्केटिंग की वजह से आप देखते हैं। तेल तो जितना कम खाएं उतना अच्छा है। इसलिए मैं ये दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप ये ना देखें कि कौन सा तेल खा रहे हैं, बल्कि ये देखें कि आप कितना तेल खा रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, 15 ml प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। मैं सभी महिलाओं से और सभी पुरुषों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज से अपने घर का हिसाब किताब रखना शुरू करें और अगले 1 महीने में आपके घर में कितना तेल का खपत हुआ, इस चीज़ को आप मेजर करें। मैं जब भी किसी व्यक्ति से बात पूछता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे घर में इस चीज़ की जानकारी नहीं है। शायद आपको भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आपके घर में 1 महीने में कितना तेल उठता है। आप प्लीज़ उस चीज़ का पता लगाएं और उसको मालूम करें कि अगर एक व्यक्ति को आधा लीटर चाहिए 1 महीने में, तो आपके घर में उसकी मात्रा उसके अनुपात से कम तेल यूज़ कर रहे हैं कि आप ज़्यादा तेल यूज़ कर रहे हैं। तो आप तेल कम यूज़ करें, और यही नहीं बल्कि एक बार जो तेल आपने गर्म कर लिया उसको दोबारा वापस अगले दिन यूज़ ना करें। ये तो डॉक्टर साहब आप गजब बात कह रहे हो। हम तो हलवाई के यहाँ जाते हैं, हमारे ब्यावर में तो बहुत नमकीन और ये बनाने वालों के लाइन लगी हुई है और खाने वालों की उनसे ज़्यादा है। तो वो जो एक आदमी सुबह कढ़ाई भरता है, वो दिन भर कचौरियाँ निकालता है, समोसे निकालता है, शाम को बचा हुआ तेल फेंकता तो नहीं है, फिर सुबह आकर के फिर उसी में तेल डालता है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आपको ये लगता है कि मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ और मैं तो शाकाहारी हूँ और मुझे कैसे दिल का रोग लग गया, तो जो आप कभी कभी हफ्ते में एक बार कुमावत साहब के अनुरोध पे या किसी और के अनुरोध पे अगर आप आधी कचौरी खा ली या 1 कचौरी खा ली, वो 1-10 के बराबर है। ओहो। अगर वो तेल, अगर आपने शुद्ध नया तेल वापस नहीं काम में लिया है, और वो तो हम अपने घरों में ही नहीं करते हैं, तो बाहर दुकान वाला तो कभी नहीं करेगा। तो आपके घरों में भी अगर पूड़ियाँ तली जा रही हैं, तो अगले दिन सवेरे उसी तेल के आप सब्जी नहीं पकाड़ सकते हो। अब उस तेल को अब आप मालिश करके यूज़ कर लीजिए या जो भी करना है करें, लेकिन उस तेल को खाने में काम न लें, वो विषाक्त हो चुका है। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब ने। एक तो ये बातचीत से समझ में आ रही है कि अगर हम घर पे बनी हुई कोई चीज़ खा रहे हैं तो हम फिर भी
तुलनात्मक रूप से कम जहर खा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम बाजार की चीज खा रहे हैं तो हम प्योर जहर की खा रहे हैं और मौत को आमंत्रण दे रहे हैं। निश्चय, ये बात एकदम निश्चित है कि आपको ये समझना चाहिए कि घर की बनाई हुई चीज़ बहुत ही दृष्टिकोण से, कई दृष्टिकोणों से, उनमें से एक ये है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है बजाय कि वही चीज़ जो आपने बाहर की बनी हुई खाई है। डॉक्टर साहब, जब हार्ट पेशेंट हो जाता है या हार्ट के सिम्टम उसको, हार्ट अटैक के, हृदय रोग के लक्षण उसको नज़र आने लगते हैं, तो वो अपनी जांच कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है या करता है, तो क्या आप ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि उनको नियमित रूप से ऐसी कौन सी जांचें कराते रहना चाहिए जिससे दिल क्या है, कैसा है और कितना काम कर रहा है, इसकी प्रॉपर जानकारी उनको मिलती रहे? तो ऐसे कोई टेस्ट जो नियमित करा सके और जान सके। देखिए, एक बार जब किसी को हृदयघात होता है तो आप सबसे पहले उसका ईसीजी कराकर डॉक्टर आपको बताता है कि ये स्थिति है और वो उपचार शुरू करता है। जहाँ पर सुविधा होती है वहाँ पर तुरंत एंजियोग्राफी करके एक जांच की जाती है। हार्ट की एंजियोग्राफी के अंदर हार्ट की जो धमनियाँ हैं, जो नसें हैं, उनमें किसी प्रकार का ब्लॉकेज है ये पता पड़ता है। अगर वो ब्लॉकेज की वजह से हार्ट का सप्लाई, ब्लड सप्लाई बंद हो गया है तो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि इनकी तुरंत एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत है। अच्छा। और उसी वक्त हम उसकी आर्टरी में स्टेंट लगाकर एंजियोप्लास्टी करके और उसके हार्ट की जो मसल जो मर रही थी, जो हार्ट अटैक हो रहा था, उस बड़े हार्ट अटैक को हम छोटा हार्ट अटैक में या पूरा, कई बार पूरा भी हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। तो इसको इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी से मरीजों की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो एंजियोग्राफी है, ये टेस्ट अमूमन हर जगह नहीं होता है। कैथ लैब जहाँ हो वहीं पर उपलब्ध होता है, बड़ी जगह पर उपलब्ध होता है। अब आम तौर पर एक लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि पेशेंट को लेकर गए कि साहब एंजियोग्राफी करनी है, और वो एंजियोग्राफी के लिए लैब में ले गए, उनकी एंजियोग्राफी कर रहे हैं और बाहर से तुरंत घर वालों को बुला लेते हैं कि भैया ये देखो इनके ब्लॉकेज आ रहे हैं 2-3 ये, और अब आपके स्टंट लगेंगे। तो ये जो एकदम घबराहट घर वालों को दी जाती है, तो घर वाले कहते हैं अच्छा साहब लगा दो। कुछ लोग ये कर नहीं पाते हैं। तो ये बात सच्चाई जानना चाहते हैं कि एंजियोग्राफी से वास्तव में ब्लॉकेज होते हैं, उन्हीं को स्टंट लगाए जाते हैं, या ये अपनी दुकान चलाने के लिए भी इस तरह के करते रहते हैं और मरीजों को लूटते रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब एक हृदयघात का पेशेंट होता है तो उस वक्त हृदयघात के पेशेंट को तो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करना करीब करीब अनिवार्य ही होता है। अच्छा। और इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है कि उस वक्त ये करना चाहिए। और उस वक्त घर वालों को भी डॉक्टर्स के साथ पूरा सहयोग करके और उस पर भरोसा करके और उपयुक्त उपचार कराना चाहिए, क्योंकि वो तो उस वक्त दिल का एक तरह से देखा जाए तो गला घोट के रखा हुआ है, पूरा ब्लड सप्लाई बंद है। और जितनी देर अगर आप निर्णय करने में लगाएंगे उतना चांस इस बात का है कि जो उसका जो दिल है वो जिंदगी भर के लिए कमज़ोर रहेगा। अब अगर हार्ट अटैक का सिचुएशन नहीं है और ये रूटीन जांच कराने के लिए आप गए थे, उस वक्त ये दिल का दौरा या हार्ट अटैक नहीं हुआ था, और उस वक्त अगर कोई ब्लॉकेज निकलती है वो 80% हो या 90% हो, और उस वक्त अगर अपनी सुविधा है तो अपन स्टेंट लगा सकते हैं, सुविधा नहीं हो तो आप अगले दिन या 2 महीने बाद भी लगा सकते हैं। हाँ। वो निर्भर करता है कि आपके लक्षण किस तरह के हैं। मैं यही बात आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे ही मरीज को ले जाते हैं और एंजियोग्राफी कराते हैं, वो इमीडिएट स्टंट लगाने के लिए सजेस्ट करते हैं। लगवाना भी चाहिए, सीरियस है, आदमी की जान बचनी चाहिए, लेकिन क्या उसको 10-20 दिन 15 दिन घर वालों से एक बार सेकंड ओपिनियन ले ले, थोड़ा सा टाला जा सकता है? मैंने आज जैसे आपसे कहा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज़ के उस वक्त लक्षण कैसे हैं। अगर मरीज़ को उस वक्त छाती में दर्द चल रहा है तो उस वक्त तो जितना कम समय लें उतना अच्छा है। लेकिन अगर मरीज़ को उस वक्त लक्षण ज़्यादा नहीं है और मरीज़ प्रायः अपना सब दैनिक दिनचर्या सामान्य तरह से कर पा रहा है, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में कोई इस चीज़ की जल्दी नहीं होती है कि आप तुरंत ही एंजियोप्लास्टी करें या स्टेंट लगाएं। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कई बार इस तरह के इल्ज़ाम हम पर लगते हैं कि हम जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो कई बार ज़रूरत से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं। इस तरह के कई आरोप विदेशों में भी, यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी डॉक्टर्स के ऊपर लगे हैं। और मुझे लगता है कि
संभव है कि कुछ केसेस में ऐसा हुआ होगा, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि कई बार इस चीज़ की भी बड़ी आवश्यकता होती है कि आप अपने डॉक्टर्स के ऊपर यकीन भी करें, भरोसा भी करें। ये एक रिश्ता बड़ा ही महत्वपूर्ण रिश्ता होता है जिसमें कि एक तीसरा आदमी आपको कभी राय नहीं दे सकता। जो आपका डॉक्टर है उसको पता होता है ज़्यादा कि इस वक्त आपकी ज़रूरत क्या है। तो प्राय मेरा ये निवेदन है कि अपने डॉक्टर पे आप विश्वास करें, लेकिन साथ ही में अगर पेशेंट 2-3 किलोमीटर आराम से अगर कोई चल पाता हो और उसको छाती में दर्द नहीं होता है, सांस नहीं फूलती है और 2-3 किलोमीटर चलने में सक्षम है, अपना दैनिक कार्य करने में सक्षम है, तो उन केसेस के अंदर इस बात की कभी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप आज की आज ही एंजियोप्लास्टी करें। अगर आप चाहें तो 2 महीने बाद करें, और अगर पेशेंट बिल्कुल ही ठीक है तो न भी करें, तो भी दवाइयों पे काम चल सकता है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। मैं एक तो ये जानना चाह रहा हूँ और हमारे दर्शकों को भी ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि हमारी खून की धमनियों में कितना ब्लॉकेज हो तब हमको स्टंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और कितना ब्लॉकेज हो तब हमको स्टंट की बजाय बाईपास करा लेनी चाहिए। देखिए, इसमें आजकल करीब करीब सभी देशों में इन जनरल बाईपास सर्जरीज़ के केसेस कम हुए और अधिकतर केसेस के अंदर स्टेंट्स लगाने से बड़े अच्छे रिजल्ट्स आने लगे हैं, क्योंकि पहले की तुलना में आजकल स्टेंट्स अच्छी क्वालिटी के बनने लगे हैं। फिर भी इस तरह के केसेस होते हैं जहाँ पर प्रतिशत से तो नहीं, लेकिन कितनी आर्टरीज़ में, कितनी जगहों पर, कितनी खून की नलियों में ब्लॉकेज है, उससे भी हम कई बार निर्धारित करते हैं कि बाईपास सर्जरी बेटर है या एंजियोप्लास्टी बेटर है। तो अगर आपको 4-5 जगहों पे ब्लॉकेजेस हैं जो कि आपकी बाईपास सर्जरी से सभी ब्लॉकेज के आगे आप ग्राफ्ट लगा सकते हैं और आपका सर्जन 3-4 ग्राफ्ट अच्छे लगा सकता है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एक आधी आर्टरी में ब्लॉकेज है और जिसको आपका डॉक्टर समझता है कि आसानी से स्टेंट लगा के खोला जा सकता है, तो फिर बाईपास सर्जरी न कराने से भी बात चलती है। मुझे लगता है कि इस तरह की बात आपको अपने डॉक्टर के साथ मिलकर और दोनों के पक्ष सुनने चाहिए कि बाईपास सर्जरी में फ़ायदा या नुकसान क्या है, एंजियोप्लास्टी में फ़ायदा या नुकसान क्या है। कई बार ऐसा होता है कि एंजियोप्लास्टी में खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि जो आप स्टेंट्स लगाते हैं वो महंगे हो गए, और अगर कई स्टेंट लगाएंगे तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। इसकी तुलना में बाईपास सर्जरी में एक बाईपास किया जाए कि 4 बाईपास किए जाएँ, उसकी कीमत बदलती नहीं है। तो किसी भी एक आम शहर में भारतवर्ष में 1.5 से 2 लाख रुपए में बाईपास सर्जरी संभव है, और अगर 2 स्टेंट लग गए तो कम से कम मुझे लगता है कि अगर अच्छी क्वालिटी के स्टेंट लगें तो 2.5 से 3 लाख रुपए लग सकते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाईपास सर्जरी सस्ती पड़ती है, और ये भी बात है कि बाईपास सर्जरी के बाद में दोबारा ब्लॉकेज होने की संभावना खासतौर से डायबिटिक पेशेंट्स में थोड़ी कम होती है। स्टेंट्स लगाने के बाद दोबारा समस्या होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। हालांकि स्टेंट लगाना बड़ा आसान होता है पेशेंट्स के लिए, तो जिनके पास पैसों की सुविधा कम है, कई बार उनको बाईपास सर्जरी करा लेना बेटर है, ताकि उनको बार बार तकलीफ अगर कभी हो तो उसके लिए दोबारा पैसे नहीं खर्च करने पड़े। लेकिन आजकल इस तरह के स्टेंट्स आ गए हैं कि जब हम एक बार लगाते हैं तो दोबारा होने की संभावना 5 या 7% से कम होती है, तो वो काफ़ी सालों तक पेशेंट्स ठीक रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हार्ट डिजीज़ है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? मतलब ऐसी हमारी जीवन शैली में या रूटीन में या ऐसा क्या है जो हम नहीं अपना रहे हैं उसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, या हम क्या करें जिससे ये ना हो? हाँ, देखिए, ये बात तो बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, क्योंकि मुझे लगता है हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, जो इतनी महंगी योजनाएं, जो इतनी महंगी प्रक्रियाएं जो हमारे देश की जनता अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो हमको वास्तव में बचाव की तरफ, तो मेरा ये सोचना है कि 4 शत्रु हैं हमारे दिल के। उन चारों शत्रु का हम अच्छा ध्यान रखें। सबसे पहला तो है धूम्रपान। मुझे बहुत ही दुख होता है ये देखकर कि हमारे अधिकतर शहरों में और ब्यावर में भी मैंने देखा कि करीब करीब 50 से 70% जो एक सामान्य वयस्क आदमी है वो धूम्रपान अथवा तंबाकू अथवा जर्दा, इसका गुटखा, इसका सेवन करते हैं। और दूसरी बात है ब्लड प्रेशर, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल, और चौथा है ब्लड शुगर। और मुझे ये जानकर भी बड़ा हैरानी होती है कि 40 साल की उम्र होने तक भी, 45 साल की उम्र तक होने तक भी आप में से भी कई दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल, अपना ब्लड शुगर, अपना यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर की भी जांच नहीं करी है।
हाँ। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ष में एक बार 30 साल की उम्र के बाद से अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं। देखिए, अगर सामान्य आता है तो भी अच्छी बात है, और अगर असामान्य आता है और बॉर्डर लाइन आता है तो कम से कम आप सचेत हो जाएंगे, आपको एक जागरूकता जागेगी कि मैं क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, कैसे रहूं। तो एकाएक कोई बड़ी दुर्घटना हो, उससे बेहतर है कि हम थोड़ी सी सचेतना लाएं, थोड़ी सी जागरूकता लाएं, और अपने को एक आगे जाके किसी एक विषम परिस्थिति में नहीं पहुंच जाएं, उसके लिए पहले से तैयार कर सकें। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बताया हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार, लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसे बहुत से लोग हम अपने आसपास देखते हैं जो बिल्कुल पतले दुबले हैं, मोटे नहीं हैं, वजन उनका ज़्यादा नहीं है, शुगर के पेशेंट नहीं है, ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल रहता है, फिर भी उनको हार्ट अटैक हो जाता है, फिर भी हृदय के रोगी है। तो क्या वजह है? हाँ, ये भी आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कुमावत साहब। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में ये एक कमी है हमारी साइंस में। ये हम सब डॉक्टर्स इसको स्वीकार करते हैं कि आज की तारीख में भी करीब 15 से 20%, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, मरीजों के बारे में हमें अभी भी जानकारी नहीं है कि इन्हें दिल का रोग लगा कैसे। अच्छा। तो कई बार जब हमको नई जानकारी होती है तो हम दो चीज़ों का सहारा लेते हैं। एक, हम आपके वंशानुगत अनुमान लगाते हैं कि शायद आपके जीन्स में कुछ था। दूसरा, हम अनुमान लगाते हैं कि शायद कहीं ना कहीं तनाव का इसमें कोई योगदान रहा है। तनाव को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जीन्स की भी हम जांच नहीं करते हैं। तो ये दो चीज़ों के बारे में हम अज्ञान हैं, पर हम इन दो चीज़ों का कई बार फ़ायदा उठाते हैं। हो सकता है कि एक दो कुछ और भी ऐसे कारण हों जिनका आज हमें पता नहीं है, लेकिन आज फ़िलहाल हम इन 4 मुख्य कारणों पर ध्यान देते हैं कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और अपना धूम्रपान, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और अपना जो जीन्स है उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तनाव के लिए ज़रूर अपने को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तनाव से कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली जुड़ी हुई है। मुझे लगता है एक तनावग्रस्त व्यक्ति की ही जीवन शैली खराब होती है, और तभी वो अपने दिल को भूलकर बाकी चीज़ों में लग जाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि तनाव का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इस भागम भाग की दुनिया के अंदर और रोज़ भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर आदमी को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है, और कई बार सब राम राजी है, सब कुछ उसके पास संपन्नता है, अच्छा काम है, सब कुछ है, लेकिन कई तरह की चिंताएं जो इस भौतिक युग की वजह से आ रही है, जो इस नई तरह की टेक्नोलॉजी की वजह से उसको मिल रही है, उसकी वजह से वो जूझ रहा है और तनाव को झेल रहा है। तो कोई ऐसा मैनेजमेंट, कोई ऐसा प्रबंधन हो सकता है जिससे तनाव में रिलैक्स मिले, आदमी तनाव झेलने के लायक बन जाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए तनाव झेलने की, और हृदय को वो बचा सके? तो इसकी भी कोई जानकारी? देखिए, आपका बहुत ही ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आपने शुरुआत करी 2 रोटी। 2 रोटी पाने के लिए तो अगर मुझे लगता है कि अगर हम सब काम करें और बाकी सब चीज़ें अपने दिल को दे दें तो हम शायद सभी 100 साल तक तो आराम से जिए, शतायु। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बात वही है कि 2 रोटी पे बात हमारी कभी चाहता है कि 2 रोटी भी हो, उसके साथ 4 मलाई कोफ्ते की सब्जी और वो वाला मामला भी हो, और उससे पहले कुछ खाने पीने का दूसरा मामला भी बैठे, और फिर वो बड़ी अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से हो, तो उसका ईगो सेटिस्फाइड उससे होता है। तो ये भी बढ़ाती तो चीज़। सही। अब आपने जैसे ये बताया कि उसका क्या इंतजाम हो सकता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति इस चीज़ का ध्यान रखती है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा ना जिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वास्तव में ऐसा लगता है हम जितनी भी प्रगति कर लें, हम कितनी भी प्रगति कर लें, हम प्रकृति के आसपास भी हम बिल्कुल और दूर होते जाते हैं। और जैसे हम प्रकृति से दूर होते जाते हैं, वो प्रगति हमारे काम की नहीं है। और जो प्रगति प्रकृति से दूर कर रही है हमें, वो प्रगति कभी भी हमें दीर्घायु और स्वस्थ रहने के लिए कभी भी मदद नहीं कर सकती। तो जितनी भी हम प्रगति कर रहे हैं, उसकी वजह से हम फिर उसी के झंझट में पड़ के, उसी की मायाजाल में पड़ के अपनी जीवन शैली को ख़राब कर रहे हैं। आपका प्रश्न है कि उस पर हम ध्यान क्या दें, किस चीज़ से उससे हम बचें। मेरा ये सोचना है, एक तो ये कि हम एक बैलेंस करें, एक हम दोनों के अंदर बीच में एक आपसी ये रखें कि हमको कितना करना है, कितना दौड़ना है, और हम अपने समय का प्रॉपर सदुपयोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने शौक़ की चीज़ों पे ध्यान दें। शौक़ की चीज़ें वो होती हैं
जो आप अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए करते हैं, पैसे के लिए नहीं करते हैं और प्रसिद्धि के लिए नहीं करते हैं। और जो काम हम पैसे और प्रसिद्धि के लिए नहीं करते हैं, वही काम में हमारा दिमाग काम नहीं करता है। और जब हमारा दिमाग काम नहीं करता है, मुझे लगता है तभी हम पूर्ण रूप से रिलैक्स हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये चीज़ सीखें और समझें कि हम ऐसी कुछ चीज़ें दैनिक जीवन में ज़रूर करें जो कि पैसे और प्रसिद्धि के लिए ना हो, और हम उन्हें सिर्फ अपने रिलैक्सेशन के लिए करें, तो मुझे लगता है कि हम रिलैक्स करके अपने आप को और अपने जीवन शैली को कई तरीके से ठीक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, आपके घर के आसपास कुछ आप पेड़ पौधे उगाएं, कुछ घर में आप कोई कुत्ता बिल्ली रखें, कोई पेट एनिमल रखें, कोई मनोरंजक पुस्तकें, अच्छी आपको मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, कोई अच्छा म्यूज़िक, कुछ अच्छी आपका कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ मंदिरों में जा रहे हैं, कुछ चर्चों में जा रहे हैं, कुछ आप अपने पुराने मित्रों के साथ बातें कर रहे हैं, जिसमें भी आप पूरा रिलैक्स हो सकें और अपने दिमाग को आप शांत रख सकें। मुझे लगता है कि वो गतिविधियां हम सबको अपने जीवन में अपनानी चाहिए। पर एक बात का ध्यान रखें, दिमाग शांत करने के कुछ हानिकारक तरीके भी हैं। हाँ, उनका उपयोग न लें। जैसे कि बहुत ज़्यादा शराब का सेवन, अच्छा, या किसी भी तरह का ड्रग्स का लेना, या दवाइयों का लेना, ये भी दिमाग को शांत करने के तरीके हैं। हाँ, तो जिससे पूछो भाई तू क्यों पीता है, तो वो कहता है मैं गम मिटाने के लिए पीता हूँ। हाँ, किसी से पूछा कि तू क्यों पी रहा है, कि मैं बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से पी रहा हूँ। तो अब हाँ, तो जब आपसे सहा नहीं जा रहा है तब आप उसका सहारा लेते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम अपने दिमाग को शांत रखने के बहुत सारे अच्छे तरीके ले सकते हैं, जिसमें कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज करके खुश रहते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करके खुश रहते हैं, कुछ लोग संगीत से खुश रहते हैं। तो इनका कुछ ना कुछ साधन लेना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़रूर अपने जीवन में कुछ समय के लिए प्राणायाम, योगा और ध्यान, जहाँ पे भी आपके घर के आसपास जिस भी प्रकार का होता हो, सहज योग है कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, कि अभी श्री रविशंकर का जो आपने आर्ट ऑफ लिविंग देखा है, और भी प्रकार तरह के हैं। आपके रामदेव जी ने आपको प्राणायाम करना सिखाया है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ भी आपको जो भी गुरु मिल जाए, जो भी आपको सिखा सके, उस तरह की आप कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। दूसरों की बात छोड़िए, कोई भी जो आपको सूट करता हो आप वो चीज़ अपनाएं, और साथ में ही अपने डॉक्टर्स की दवाइयाँ, जांच, उसको ज़रा भी आप नज़रअंदाज न करें। ये एक बहुत बड़ी गलती है कि आपने योगा और प्राणायाम शुरू कर दिए और आपने दवाइयाँ बंद कर दी, या जांच कराने बंद कर दिए, या डॉक्टर्स को दिखाना बंद कर दिया। अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो आप शीघ्र ही इमरजेंसी में आप प्रस्थान करेंगे, और वो आपके परिवार के लिए एक खतरनाक दुर्घटना हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत ही दर्शकों को लाभ मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि आपके इस उद्बोधन के बाद में तो हृदय रोग से बचने के लिए उनको बहुत सारी सावधानियाँ और जानकारियाँ मिल गई है। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें ऐसी है जो अनअवॉइडेबल है। हम लोग अच्छा खाना चाहते हैं, भाई फ्रूट खाएंगे, सलाद खाएंगे, दूध पिएंगे, या शुद्ध चीज़ें खाएंगे, लेकिन शुद्ध चीज़ें मिल ही नहीं रही है। न शुद्ध हवा मिल रही, न शुद्ध पानी मिल रहा। हम सब्जियां खा रहे हैं तो पेस्टिसाइड उसमें है, हम खेतों में उगा रहे हैं तो वहाँ पर जो फसल में खाद डाली जा रही है, जो यूरिया डाला जा रहा है, वो हानिकारक है। तो फिर हम शुद्ध चीज़ें कैसे खाएं, कहाँ से लाएं, कैसे अपने आप को बचाएं? ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न किया आपने। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप और हम वो करें जो हम कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत लेवल पे। कुछ चीज़ें समाज के लिए, या समाज से ज़्यादा सरकार के लिए, और हमारे जो नियम कानून हैं उनकी तरफ से हैं। लेकिन बात यह है कि हम भी अगर चाहें तो थोड़ी थोड़ी चेष्टा करके घर के आसपास की ज़मीन में, अपने घर की किसी ज़मीन में थोड़ा बहुत कुछ उगा सकते हैं, और अपन उसको काम में लेना शुरू करें। अपन मालूम करें कि कहाँ पर किसान जो है वो शुद्धता से और अच्छे ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह लेकर आ रहे हैं, हम वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी अगर हम करें, मेरे ख्याल से फिर भी अगर आप सब्जियां और फल साफ़ करके धोकर अच्छी तरह से खा रहे हैं, तो वो दूसरी बहुत सारी जो हानिकारक चीज़ें हैं उनको खाने की तुलना में ये अभी भी बहुत सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप सुबह शाम किसी भी अच्छी जगह पे, खुली जगह पे, जहाँ पर आपको लग रहा है कि प्रदूषण कम है, वहाँ पे अगर आप सैर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भले ही थोड़ा बहुत कभी प्रदूषण मिल भी जाए
तो भी आपकी सेहत को फ़ायदा ही होगा, बजाय इसके कि आप रात को 12 बजे सोएं और सवेरे 8 बजे उठें और ये विचार करें कि बाहर प्रदूषण है इसलिए मैं वॉकिंग करने नहीं जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बातें लगी डॉक्टर साहब। मैं बहुत आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी चीज़ें बताई। लेकिन एक बात अब मैं आपसे दूसरी पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारा दिल है, ये इसमें बहुत सारी भावनाएं, इमोशंस और बहुत सारी ऐसी हृदय को टच करने वाली चीज़ों का कई बार इसको सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारा दिल और हमारा मन और हमारा मस्तिष्क, ये तीन अलग अलग चीज़ें मैं मानकर चल रहा हूँ। तो क्या दिल का मन से और मन का मस्तिष्क से और मस्तिष्क का दिल से ये कोई आपसी अंतर संबंध है जो हमारी व्यक्तित्व में, कई बार आपसे बात कर रहे हैं, कुछ टॉपिक ऐसा चला, कोई फिल्म ऐसी देखी, इमोशंस आए, हमारे आंसू बहने लग गए, कोई चीज़ ऐसी आई कि हमारा मन प्रफुल्लित हो गया। तो ये जो मन है ये हमारे हृदय को इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? और इस प्रश्न का उत्तर है यकीनन, बिल्कुल करता है। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को ज़रा देखें और उसको ठीक रखें, क्योंकि अगर आपका मन बेकाबू है तो निश्चय ही वो आपके दिल पे असर करेगा ही, डायरेक्टली भी असर करेगा और इनडायरेक्टली भी असर करेगा। डायरेक्टली तो सीधा जब आपका मन ऊपर नीचे होता है तो आपके दिल के ऊपर बोझ पड़ता है, दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं, उस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये डायरेक्ट असर है। और इनडायरेक्टली क्योंकि आपके उस वक्त धीरे धीरे कंटिन्यूस होने से आपकी जीवन शैली ख़राब होती है और उसको आप रिलैक्स करने के लिए जो साधन अपनाते हो वो आपके दिल के लिए नहीं अच्छे होते। तो इसलिए दोनों तरीके से आपके दिल के ऊपर प्रभाव करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ ढूंढने की तरकीबें नहीं ढूंढेंगे तब तक हम वास्तव में स्वस्थ रहने की कला नहीं सीख सकते। तो बेसिक मैं आपको मैसेज क्या देना चाहता हूँ कि हम सब अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ कैसे ले सकें, ये चीज़ की जादू, इस चीज़ की कला हम सीखें कि हमको छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ मिलने लग जाएं। तब शायद कहीं जाकर हमारे जीवन में ऐसी क्रांतियाँ होंगी कि हमको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आसानी से खुश हो सकते हैं। तो क्या हम अपने आप को एक आसानी से खुश व्यक्ति बना सकते हैं? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, आपने देखा सुना कि डॉक्टर साहब ने कितनी इम्पोर्टेंट बात बताई। दो चीज़ें मैं आपकी वापस ताजगी करना चाहता हूँ इस सारी बातचीत की, जो डॉक्टर साहब ने कहा। एक तो दिल को काबू में रखें, मन को काबू में रखें। आपका मन बस में रहना चाहिए, मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, डोलना नहीं चाहिए, किसी पर आना नहीं चाहिए। और एक जो बात इन्होंने कही कि जबान को भी हम कंट्रोल में रखें। हमारी जीभ ज़्यादा चटोकरी हो, ज़्यादा चटकारे लेकर हम जायकेदार चीज़ें खाने की तरफ लालायित हो तो फिर हम चटकारेदार चीज़ खाएंगे, ज़्यादा मसाले खाएंगे, ज़्यादा मिठाइयाँ खाएंगे, तली पड़ी खाएंगे और मिष्ठान खाएंगे। वो आप सब उनके खिलाफ हो, मतलब आप हलवाइयों के विरोधी हो। नहीं, मेरा ये कहना है कि उचित मात्रा में, थोड़ी मात्रा में सभी प्रकार के व्यंजनों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वो किस तरह से बनी हुई हैं, उनमें क्या चीज़ का उपयोग किया गया है और वो कितनी मात्रा में खाई गई है। घर की औरतें तो डॉक्टर साहब जब तक अच्छा खासा और खूब सारा न बना ले और रोज़ नई नई तरह का बना करके नहीं खिलाए तब तक उनको आनंद नहीं आता, उनको मन प्रसन्न नहीं रहता है। मैं सभी महिलाओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने प्यार का प्रदर्शन सिर्फ अपने पतियों को और बच्चों को खिलाने की चीज़ों से न करें, बल्कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनका स्वास्थ्य आपके हाथों में है। आप उन्हें पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खिलाएं, बनाएं और खिलाएं। और बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी बना सकती हैं, सीख सकती हैं जिसमें आपने बहुत कम तेल का उपयोग किया हो या तेल का उपयोग ही ना किया हो, और इस तरह की सलाद और इस तरह के सूप और इस तरह की सब्जियां और दूसरे तरह के व्यंजन आप बनाएं और उनको खिलाएं। और अपने घरों के अंदर कम तेल का और जहाँ तक हो सके घी का ना उपयोग ना करें। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, खास करके महिलाओं से और दूसरे लोगों से भी, कि अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को ज़बरदस्ती खिला कर रोग न दें। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जिसको आपने अपनी बहन दी है वो जियाजी, जिसको आपने अपनी बेटी दी है वो आपके जवाई जी, उनको ज़बरदस्ती खिला कर आप रोग देना क्यों चाहते हो? आपने अपनी बेटी दी है, उसको आप कहो जवाई साहब आप कम खाया करो, दामाद जी आप मोटे हो गए हो, थोड़े कम खाओ।
उसको आप घी की रोटियां खिला खिला के और उसको पकौड़े और दाल बाटियां खिला खिला के जल्दी रोक दे के आप अपनी बेटी का कुछ नुकसान कर सकते हो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कभी भी अपने परिवार वालों को और दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को और अपने ससुराल वालों को और अपने समधियों को खास तौर पे अपने प्यार का प्रदर्शन ज़बरदस्ती हानिकारक चीज़ें खिला खिला के ना करें। अगर आपको बहुत प्यार आ रहा है तो उनको आप सलाद खिलाएं, फ्रूट्स खिलाएं। आपको ये देखना चाहिए कि आपका दामाद वापस पलट के आपके घर आए या ना आए, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो वापस पलट के किसी अस्पताल ना जाए। मुझे लगता है कि आपको बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि ये मजाक की बात नहीं है। ये जो आपका प्यार है सासू जी का या बहन का या साली का या साले का, ये प्यार कहीं उसको किसी अस्पताल का चक्कर न कटाने लग जाए। और कभी अगर आपके किसी रिश्तेदार को अगर अस्पताल जाना पड़े तो कहीं ना कहीं आपको आत्मग्लानि होनी चाहिए कि उसको अस्पताल पहुंचाने में आपका भी कहीं हाथ तो नहीं था। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। तो बहुत बहुत आपने अच्छी बातें कही। आपका हर बात, हर वाक्य एक मंत्र है, और आपने जितनी भी बातों को टच किया है, जितने भी प्रश्नों पर आपने फोकस किया है, वो सारी बातें एक मंत्र और एक मैसेज दे रही है। पर फिर भी मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि हमारे दर्शकों को आप कोई अंत में ऐसा कोई संदेश दें जिससे उनका दिल खुश रहे, मजबूत रहे, प्रसन्न रहे, और वो अपने दिल को खुश रखते हुए उनके पूरे परिवार को खुशियाँ दे सके, लंबे समय तक स्वस्थ रहकर जी सके और समाज के लिए कोई उदाहरण बन सके, ऐसा कोई मंत्र। देखिए, हम सभी बातों पे चर्चा कर चुके हैं। मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये अंग्रेजी का शब्द है MADE, मेड। M मेंटल रिलैक्सेशन। हमने जैसे अभी बात करी, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने शौक के लिए कुछ एक्टिविटी करें दिन में। A है अवॉइड टोबैको, किसी भी प्रकार का धूम्रपान और तंबाकू का सेवन ना करें। D है डाइट कंट्रोल, अपनी ज़ुबान पे काबू रखें। ये जो ज़ुबान आपकी 50 ग्राम की ज़ुबान है, वो पूरे 60 किलोग्राम के शरीर को कैसे नष्ट कर देती है। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आप खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं। और आखिरी में है E एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम। मुझे लगता है कि अगर हम ये 4 चीज़ों पे ध्यान रखें, MADE, मेंटल रिलैक्सेशन, अवॉइड टोबैको, डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज, और इसमें भी ध्यान रखिए कि M जो है वो नंबर 1 है। मतलब मेंटल रिलैक्सेशन, तनाव से मुक्ति, खुश रहें, और जैसे अभी हमने चर्चा करी, छोटी छोटी बातों में खुश रहें। जब तक हम स्थिर नहीं रहेंगे, जब तक हम चोरी चकाटी से नहीं बचेंगे, जब तक हम भागदौड़ की दुनिया से नहीं बचेंगे, जब तक हम आडंबर से नहीं बचेंगे, जब तक हम झूठ बोलने से नहीं बचेंगे, तब तक हमारा वास्तव में देखा जाए तो स्वस्थ रहना मुश्किल है। बहुत सुंदर बात बताई डॉक्टर साहब आपने। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, और मेंटल रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन बातों का ध्यान दें। अगर आपको गला खराब हो तो विक्स खा लेनी चाहिए बजाय किसी हार को, सोने का हार मांगने के। तो मेड जो आपने बताया डॉक्टर साहब, MAD, मेड, और मेड का मैं समझता हूँ कि मेड फॉर ईच अदर इसीलिए है। पति का ध्यान पत्नी रखे और पत्नी का ध्यान पति रखे। अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, तो मैं समझता हूँ पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, और परिवार मस्त रहेगा तो शहर, मोहल्ला, देश और दुनिया सब मस्त रहेगी। डॉक्टर साहब आप पधारे, आपने इतना बढ़िया उद्बोधन दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारे सारे दर्शक भी ये देख करके आपके प्रति बहुत शुभकामनाएं कर रहे होंगे कि ईश्वर आपको भी स्वस्थ रखे, सलामत रखे, आपका दिल मजबूत रखे, और आप इसी तरह सेवाएं देते रहें। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।